पीपीएससी के जो एमसीक्यूज़ आते हैं उनमें आपको पता है कि 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। हमने वीडियोस बना दी हैं पास्ट पेपर्स के ऊपर, उनका सोल्यूशन दे दिया है। हर ऑप्शन को तैयार करने से हर ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन भी दे दी है, उसके साथ जुड़ा कॉन्सेप्ट भी दे दिया है। आप हर ऑप्शन तैयार करते जाएंगे, आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स तैयार होते जाएंगे। एक एमसीक्यूज़ के अंदर आपको 4 टर्म्स, जो ऑप्शन इनकरेक्ट हैं और जो करेक्ट हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो आप हर एमसीक्यूज़ में 4 नए कॉन्सेप्ट्स तैयार कर पाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। हमने पास्ट पेपर्स में आने वाले लैंग्वेज के, लिंग्विस्टिक्स के और लिटरेचर के तमाम एमसीक्यूज़ पर वीडियोस बना दी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। उनके साथ उनका सलूशन और एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। शुरू करते हैं आज के अपने पहले एमसीक्यूज़ के साथ। हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स से है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये टेफल के अंदर भी पढ़ाया जाता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड है। सो इसका जो एमसीक्यूज़ है वो है कि अनदर नेम फॉर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़, आगे ब्लैंक आपको नज़र आ रही और 4 ऑप्शन है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का एक दूसरा नाम क्या है। ओरल मेथड, ये ओरल नहीं है, ओरल है, पहले तो ये बात याद रखें। AURAL, अच्छा AURAL होता है लिसनिंग से मुतल्का, हियरिंग से मुतल्का। ये ऑडियो लिंगुअल मेथड भी इसका नाम है। तो ये इसकी ज़ाहिर बात है ऑप्शन नहीं है। इसमें तो ये होता है कि सुनने से और उन्हीं जो आप सुनते हैं उसी को रिपीट करने से, उसी की प्रैक्टिस करने से लिमिटेड सेट ऑफ डायलॉग्स या सेंटेंसेस को जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो कहलाता है। अच्छा, दूसरी जो ऑप्शन है वो है कम्युनिकेटिव मेथड। पहले हम वो ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं जो करेक्ट नहीं है। कम्युनिकेटिव मेथड GTM का ज़ाहिर बात है दूसरा नाम नहीं है। कम्युनिकेटिव मेथड का फोकस होता है स्किल्स के ऊपर, कि चारों स्किल्स को मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल करना होता है। डायरेक्ट मेथड है, ये GTM की तरह नहीं होता। GTM में टारगेट लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, यानी इंग्लिश पढ़ानी है तो उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो उर्दू होता है, उर्दू के थ्रू इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड में हम इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो ये डायरेक्ट मेथड भी ज़ाहिर बात है नहीं है। क्लासिकल मेथड इसकी करेक्ट ऑप्शन है। क्लासिकल मेथड GTM को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बड़ा ओल्ड मेथड है और ये पहले लैटिन और ग्रीक और उन लैंग्वेजेस को हम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था, तो इसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। मेथड्स को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो जो हमारे पास जो स्टार्ट जहाँ से लेते हैं वो GTM है, तो GTM का दूसरा नाम क्लासिकल मेथड भी है। उसके बाद जी नेक्स्ट MCQs है। ये जो MCQs है ये फोनोलॉजी का है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जो साउंड से डील करती है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इनटू पैटर्न्स इज़ कॉल्ड, कि जब हम साउंड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं कौन सी लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जो इससे डील करती है। याद रखिएगा, द स्टडी ऑफ साउंड्स, द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर कंबाइंड, ये जो एरिया है ये फोनोलॉजी का है। फोनेटिक्स ना इंडिविजुअल साउंड से डील करती है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, हाउ दे आर रिसीव्ड, यानी इंडिविजुअल साउंड की जो स्टडी है वो फोनेटिक्स में होती है। लेकिन साउंड्स को जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ के एक यूनिट कैसे बनाया जाता है, साउंड पैटर्निंग जो होती है, साउंड्स को मिलाना कैसे है, तो ये फोनोलॉजी का काम है। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोनोलॉजी है, क्योंकि फोनेटिक्स में इंडिविजुअल साउंड होते हैं और पैटर्न जो साउंड के हैं, जो साउंड का कॉम्बिनेशंस हैं, ये फोनोलॉजी की स्टडी है। उसके अलावा जो ऑप्शन थी वो एंटोलॉजी की थी। ये एंटोलॉजी तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन से डील जो करती है, आइडियाज़ की जो अपोजिशन है उससे डील करती है, तो यहाँ पे इररेलेवेंट था वैसे ही। उसके बाद है लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी ये वो ब्रांच है जो डिक्शनरी बनाने का काम जो करती है, राइटिंग एंड एडिटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरी, उन्हें लेक्सिकोग्राफर्स जो कहते हैं, जो ये काम करते हैं। तो ये भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आप तमाम ऑप्शन को जब समझते हैं तो ये हमारे नए कॉन्सेप्ट्स भी तैयार हो रहे होते हैं साथ।
ऊपर पहला GTM का हमने MCQs किया था। GTM के ऊपर आपको मेरा अपना ही पूरा एक लेक्चर भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लिखें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बाय मोहम्मद तैयब, तो आप उसकी फुल वीडियो भी देख सकते हैं। तीसरा जो MCQs है वो अगेन हमारे पास जो है वो फोनेटिक्स फोनोलॉजी की ब्रांच से है। फ़ोनीम, फ़ोन और एलोफ़ोन ये कॉन्सेप्ट्स हैं जी किस ब्रांच से। फ़ोनीम हमारे जो साउंड की मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी एक जो माइंड में साउंड का यूनिट होता है वो फ़ोनीम है। अब फ़ोनीम जब साउंड में आ जाती है, जब वो साउंड इजहार में आता है, आवाज़ में आता है, तो उसे हम फ़ोन कहते हैं। तो एक ही फ़ोन या एक ही साउंड को डिफरेंट तरीके से जो प्रोनाउंस किया जाता है वो उसके एलोफोन्स कहलाते हैं। ये जनरल लेवल पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए इनके। तो ये जो सारी स्टडी है वो पूछ रहा है कि ये फ़ोनेटिक्स है, फ़ोनोलॉजी है, एंटोलॉजी है, लेक्सिकोग्राफी है। लेक्सिकोग्राफी और एंटोलॉजी को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। आगे जी फोर्थ MCQs है हमारा। द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेटरी, ऑडिटरी, अकूस्टिक या नन ऑफ दीज। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स भी साथ ही क्लियर करता चलूँ। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स ये होती है कि हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी साउंड प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। ये अच्छा, आर्टिकुलेट का मतलब ही बोलना होता है, साउंड प्रोड्यूस करना होता है। तो आप ये बात याद रखें कि आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स जो है ये स्टडी है हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड। दूसरी जो अकूस्टिक है ना, ये साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब साउंड पता है आपको रिकॉर्ड भी हो जाती है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की जाती हैं। तो जो साउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं प्रोड्यूस होने के बाद, रिसीव होने से पहले, एक यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रोडक्शन एंड रिसेप्शन, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये जो स्टडी है ये होती है अकूस्टिक फोनेटिक्स में। उसके बाद तीसरी जो ब्रांच है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स है। ऑडिटरी होती है कि हाउ साउंड्स आर रिसीव्ड, हाउ साउंड्स आर परसीव्ड, साउंड को परसीव कैसे किया जाता है, ये ऑडिटरी फोनेटिक्स है। तो अब जो सवाल है जो MCQs है वो ये पूछ रहा है कि हियरिंग और परसेप्शन जो साउंड की है वो किस ब्रांच में होती है। तो ये जो परसेप्शन है और जो हियरिंग है और जो रिसेप्शन है ये ऑडिटरी फोनेटिक्स है, जहाँ पे हाउ साउंड्स आर परसीव्ड, ये काम है ऑडिटरी फोनेटिक्स इससे डील करती है, और यही इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अगला जी बड़ा खूबसूरत सवाल है कि लिंग्विस्टिक्स विच इन्वेस्टिगेट्स हाउ पीपल स्पीक एंड यूज़ लैंग्वेज इन अ गिवन स्पीच कम्युनिटी एट अ गिवन टाइम इज़ कॉल्ड। अच्छा देखें, एक है सिनक्रोनी, एक है डायाक्रोनी। सवाल ये है कि लिंग्विस्टिक्स की जो इन्वेस्टिगेशन है कि एक ख़ास वक्त में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है, ये किस ब्रांच का काम है। कंपैरेटिव को तो निकाल दें, वो तो एक अलग चीज़ है। कंपैरेटिव ये होता है आप दो लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करते हैं, या एक वक्त में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है इसका दूसरे वक्त में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है आप कंपैरिजन करते हैं, इसे हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं। अब रहेगी सिनक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स और डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स। याद रखिएगा, सिन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली, सिन का मतलब होता है एट वन पॉइंट, क्रोनो होता है टाइम, एक ख़ास वक्त में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है, हाउ लैंग्वेज इज़ बीइंग यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये सिनक्रोनी है, इसे हम सिनक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लैंग्वेज वक्त के साथ साथ कैसे बदलती है, लैंग्वेज में वक्त के साथ साथ कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये जो लैंग्वेज की स्टडी है ये हमारे पास होगी डायाक्रोनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, या डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स आप इसे कह सकते हैं। इस टॉपिक पे आपको YouTube पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर भी मिल जाएगा, सिनक्रोनी वर्सेस डायाक्रोनी इन लिंग्विस्टिक्स बाय मोहम्मद तैयब, आप इस लेक्चर को भी ज़रूर सुनें। अगला जी MCQs है सोशियो लिंग्विस्टिक्स से, जिसे सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ते हैं और सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ते हैं। बड़ा खूबसूरत एरिया है लिंग्विस्टिक्स के अंदर, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। ऑन लिंग्विस्टिक मैप अ लाइन इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज इज़ कॉल्ड डायलैक्ट, रजिस्टर, आइसोग्लॉसिस, इडियोलैक्ट। अच्छा, एक लाइन, ये एक यानी यूँ नहीं है कि फ़िज़िकली लाइन लगी होती है, इस लाइन से मुराद है कि वो लाइन ऑफ डिमार्केशन के जहाँ से आप फील करते हैं कि लैंग्वेज चेंज हो रही है।
मे बी मीनिंग के अतबार से चेंज हो रही है, साउंड के अतबार से चेंज हो रही है, लहजे के अतबार से चेंज हो रही है, एक्सेंट के अतबार से चेंज हो रही है, वर्ड्स के अतबार से चेंज हो रही है, वो किसी भी एतबार से जो चेंज है, तो वो लाइन जो ये डिमार्केशन करती है कि लैंग्वेज इस तरफ कैसे इस्तेमाल हो रही है, इस तरफ कैसे इस्तेमाल हो रही है, जहाँ से एक नई वैरायटी स्टार्ट हो जाती है लैंग्वेज की। वैरायटी हम कहते हैं कि जब लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होने लग जाए, यानी कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे पंजाबी है, फैसलाबाद की अलग है, लाहौर की अलग है, उर्दू है तो उसमें वैरायटीज़ हैं, इंग्लिश में वैरायटीज़ हैं, जैसे ब्रिटिश अमेरिकन है। इसी तरीके से और नैरो डाउन करें तो हर इवन एक इलाके में भी कई वैरायटीज़ होती हैं। वो जो लाइन है जो ये डीमार्क जो करती है, एक तो हम उसे आइसोग्लॉस जो कहते हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये बड़े अहम कॉन्सेप्ट हैं जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है कि ये डायलैक्ट क्या होता है। याद रखिएगा, लैंग्वेज की जो वैरायटी एक ख़ास इलाके में इस्तेमाल होती है वो उसका डायलैक्ट है, यानी डायलैक्ट इज़ अ रीजनल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। मिसाल के तौर पे पंजाबी फैसलाबाद में कैसी यूज़ होती, लाहौर में कैसी यूज़ होती, ये इसके डायलैक्ट्स हैं। सो डायलैक्ट इज़ अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन इट्स रीजन। इस तरह सोशल डायलैक्ट भी होता है। देखिए ना, एक ही सोसाइटी में अपर क्लास की लैंग्वेज की वैरायटी और होती है, लोअर क्लास की और होती है, चॉइस ऑफ वर्ड डिफरेंट होता है, एक्सेंट डिफरेंट होता है। तो ये हैं क्लास लेवल पे, यानी अपर क्लास, लोअर क्लास, एक ही रीजन में भी हो सकते हैं, एक ही लेवल पे भी हो सकते हैं। तो रीजनल डायलैक्ट भी होता है और सोशल डायलैक्ट भी होता है। दूसरी ऑप्शन है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर भी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। ये वो रजिस्टर नहीं जिस पे आप लिखते हैं। रजिस्टर इज़ द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू यूज़। मिसाल के तौर पे एक फार्मल सिचुएशन है, एक इनफॉर्मल है, तो जो आप लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, जो आपकी डिक्शन है, जो आपकी चॉइस ऑफ वर्ड है, वो मुख्तलिफ होती है। जिस तरह फार्मल रजिस्टर है, इनफॉर्मल रजिस्टर है, और भी रजिस्टर की टाइप्स हैं जो लिंग्विस्ट्स ने दी हुई हैं। तो रजिस्टर इज़ द वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इडियोलैक्ट, अच्छा जैसे डायलैक्ट है ना एक इलाके की वैरायटी, इस तरह हर इंडिविजुअल की अलग वैरायटी होती है। आपकी, आपके साथ वालों से, आपके पास बैठने वालों से, बात करने वालों से लैंग्वेज कई एतबार से मुख्तलिफ होती है। मे बी यूर चॉइस ऑफ वर्ड इज़ वेरी यूनिक और वेरी डिफरेंट। इसी तरीके से मे बी आपका एक्सेंट डिफरेंट है, मे बी आपकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो वो इडियोलैक्ट होता है। तो वो मैप पे लाइन जो इंडिकेट करती है लिंग्विस्टिक चेंज कि यहाँ से वैरायटी चेंज हो रही है, यहाँ से एक नया चेंज स्टार्ट हो रहा है, उसे हम आइसोग्लॉस कहते हैं। बाकी तमाम ऑप्शन मैंने आपसे डिस्कस कर दी, वो इनकरेक्ट हैं और आइसोग्लॉस जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज़ को लेकर चलने का ये भी मकसद है कि ये ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हो जाए, न कि सिर्फ ये 5 एमसीक्यूज़ या 6 एमसीक्यूज़ या 20-22 एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस हों। आगे जी हमारे पास 7th एमसीक्यूज़ है कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज का नाम सुनते ही ना हमारे जहन में दो लफ्ज़ आते हैं, एक लिंगुआ फ्रैंका है और एक पिजन है। मैं इनको रिलेट भी करता हूँ इसके साथ। अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज इज़ अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस इज़ कॉल्ड इडियोलैक्ट, डायलैक्ट, पिजन और डाइग्लोसिया। डाइग्लोसिया भी है, डिग्लोसिया भी है। डाइग्लोसिया को तो पहले हम समझ लेते हैं। डाइग्लोसिया ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा वैराइटीज़ लैंग्वेज की बोली जाती हैं, या एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस या एक ही लैंग्वेज की कई वैराइटीज़ बोली जाती हैं। उस सिचुएशन को डाइग्लोसिया बोलते हैं। इसको आप आइसोग्लॉस के साथ कंफ्यूज ना करें। अच्छा, जो है इडियोलैक्ट अभी हम करके आए हैं। इडियोलैक्ट तो इंडिविजुअल वैरायटी होती है ना। मसलन मैं भी पंजाबी बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, इंग्लिश जो बोलता हूँ, आप भी उर्दू बोलते हैं, मैं भी उर्दू बोलता हूँ, तो जो हमारे भी कुछ डिफरेंसेस होंगे। हालांकि एक ही इलाके में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए डिफरेंसेस होंगे। तो इडियोलैक्ट इज़ इंडिविजुअल वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। आप कैसे मुख्तलिफ अंदाज में लैंग्वेज को यूज़ करते हैं सेम को दूसरे बंदे से, तो ये आपका इडियोलैक्ट है। और एक इलाके में जो वैरायटी इस्तेमाल हो रही है वो डायलैक्ट है। पिजन, अच्छा पिजन आमतौर पे ये ट्रेड वगैरह से स्टार्ट होती है कि जब वो लोग आपस में मिलें जिनकी सेम लैंग्वेज ही कोई नहीं, मसलन एक को अरबी आती है, एक को चाइनीज़ आती है, आपस में कैसे बात करें, तो वो बात करने के लिए टेम्परेरी तौर पे कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल जो करते हैं विच आर कॉमनली अंडरस्टूड।
कुछ लफ्ज़ बना लेते हैं किसी चीज़ को नाम देने के लिए, कोई बात समझाने के लिए, वो जो एक वैरायटी बन जाती है जिसमें थोड़े से वर्ड होते हैं, प्रॉपर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं होता, और वो कॉन्टेक्ट के लिए, सिर्फ रब्ते के लिए वक्ती तौर पे इस्तेमाल होती है, उसे हम पिजन कहते हैं। और वही पिजन अगर इस हद तक डेवलप हो जाए कि मतलब फैमिलीज़ में पेनिट्रेट जो कर जाए और कोई बच्चे ऐसे हों जो उसको फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट कर लें, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्रियोल बन गई है। तो पिजन की अगली जो फॉर्म है वो क्रियोल होती है। सो पिजन जो है वो हमारे पास, हम इसको यूँ आराम से समझ सकते हैं कि पिजन एक वो वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है जिसका कोई नेटिव स्पीकर नहीं होता, इसमें कम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी नहीं होता, जिसमें हमारे पास इतनी ज़्यादा रिच वोकेबलरी भी नहीं होती, वो सिर्फ कुछ सिचुएशंस को डील कर रहा होता है। ऐसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेज को पिजन कहते हैं। अगैन जी बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है। ये MCQs जनरल ग्रामर का है, फंक्शनल ग्रामर में आमतौर पे पढ़ा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। देम सेल्व्स हो गया, माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, ये एक कौन सा प्रोनाउन है? अच्छा, इसको याद रखिएगा, ये जो माई है, ये जो हिज है, वगैरह वगैरह हैं, हिम है, हर है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। जब इनके साथ सेल्फ या सेल्व्स आ जाएगा, ये देखें ना, मैं कहता हूँ माई सेल्फ, मैं अपने आप की ही बात कर रहा हूँ। ही हिम सेल्फ वो अपने आप को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई माई सेल्फ, ही हिम सेल्फ, दे देम सेल्व्स। इस रिफ्लेक्ट करने से आप एक वर्ड याद रख, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इनका एक नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरा इनको नाम दिया जाता है वो एम्फेटिक है। आई माई सेल्फ विल कम टू विजिट यू, ही किल्ड हिमसेल्फ। अब यहाँ पे जो हिमसेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक और ऑप्शन दी हुई है। रेसिप्रोकल जो है वो इस्तेमाल होता है ईच अदर जैसे है, यानी एक दूसरे के साथ, वन एंड अदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। वी लव ईच अदर, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। बोथ ए एंड बी नहीं, ये गलत होगी चूँकि ये रेसिप्रोकल की एग्जांपल्स नहीं हैं। नन ऑफ दीज, ये भी गलत है चूँकि करेक्ट ऑप्शन रिफ्लेक्सिव मौजूद है। तो अगर आप प्रोनाउन के बारे में डिटेल में जानना चाहें तो हमारा सेपरेट बहुत डिटेल से लेक्चर यूट्यूब पे है। आप यूट्यूब पे लिख सकते हैं प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स बाय मोहम्मद तैयब, तो ये आपको डिटेल्ड लेक्चर इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट MCQs जी, ब्लैंक सबसे पहले वाज इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी बाय फर्डिनेंड डी सासेओर as the deliberate reaction to the historically oriented linguistics of the 19th century। अच्छा, हिस्टोरिकली ओरिएंटेड से मुराद, यानी इससे पहले जिसका ज़्यादा काम हो रहा था ना, वो हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स थी कि वक़्त के साथ साथ लैंग्वेज में चेंजेस क्या आए। वो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स थी, वो लैंग्वेज चेंज था। लेकिन फर्डिनेंड डी सॉसर का जो फोकस था ना वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स के ऊपर था कि इस वक्त मॉडर्न टाइम में लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं कि लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल होती थी, लैंग्वेज वक्त के साथ साथ कैसे चेंज हुई, लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए, ये डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स का काम है। तो एक तो सिंक्रोनी के हवाले से फर्डिनेंड डी सासर को याद रखें। अगला जो काम इसने इंट्रोड्यूस कराया वो स्ट्रक्चरलिज्म था, जिसमें बाइनरी अपोजिशन भी है कि जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो इन इट सेल्फ मीनिंग जनरेटिंग यूनिट है। ये एक्सप्रेशन आप याद रखिएगा। स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि लैंग्वेज इन इट सेल्फ मीनिंग जनरेटिंग यूनिट है, जिस पे बाद में क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस ने भी काम किया, रोलांड बार्थेस ने भी काम किया। तो ये इसका था फर्डिनेंड डी सासर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो स्ट्रक्चरलिज्म है जो इसने इंट्रोड्यूस कराया। सैपर-वुर्फ हाइपोथेसिस है, वो तो चीज़ ही अलग है। वो सैपर-वुर्फ हाइपोथेसिस के नाम से है कि लैंग्वेज जो है वो हमारी थॉट को डिटरमिन करती है, बहुत हद तक अफेक्ट जो करती है। लैंग्वेज हमारा वर्ल्ड व्यू बनाती है। जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है द वे वी थिंक। तो ये इनका मानना यह है कि आर थिंकिंग, आर वर्ल्ड व्यू, आर थॉट इज़ डिटरमिन्ड बाय द लैंग्वेज वी यूज़। इसी तरह अगली ऑप्शन है लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म, वो भी इनकी नहीं है। लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म ये है कि लैंग्वेज डिटरमिन हमारा वर्ल्ड व्यू जो करती है। इस तरह सैपर-वुर्फ हाइपोथेसिस में लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी है। रिलेटिविटी ये मानती है कि लैंग्वेज किसी हद तक हमारे वे ऑफ थिंकिंग को अफेक्ट करती है, मुकम्मल तौर पे नहीं। लेकिन जो लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म है वो ये कहता है कि 100% लैंग्वेज डिटरमिन करती है हमारे वे ऑफ थिंकिंग को, हमारे माइंड को, हमारी परसेप्शन को, हमारे थॉट प्रोसेसेस को।
तो ये लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म है। और उसके बाद है डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। याद रखिएगा कि लैंग्वेज का एक फ़ीचर है डुअलिटी। वो ये है कि आप जो भी आप बोलते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, साउंड और मीनिंग। आप साउंड्स को जोड़ते जाते हैं, मीनिंग जनरेट होता जाता है। ये डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग है। मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, साउंड आ रहा है और उसमें मीनिंग है। लैंग्वेज प्राइमरीली स्पीच है। आप इस पर डिटेल में सुनना चाहें तो मेरा एक लेक्चर है लैंग्वेज एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। आप इन चीज़ों को ज़रूर सुने, इससे कॉन्सेप्चुअल बेसिस जो बनती हैं। इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मेरे लेक्चर हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, समझे हैं और कम्युनिकेट की है और कोशिश की है कि दूसरों को समझा पाएँ। तो हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँच जाए। अगर डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग ये है कि साउंड और मीनिंग ये जो डुअल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक वक्त साइमल्टेनियसली लैंग्वेज में चल रहे होते हैं, तो ये डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग भी नहीं है, सेपर-वुर्फ हाइपोथेसिस भी नहीं है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म।